हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का छठवां टर्न या छठा डे है, सिक्स्थ डे है, जिसमें आज हम पांचवा भाग कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट कर लेंगे जो संघ से संबंधित है। 108 सेक्शन आर्टिकल से लेके 151 आर्टिकल तक चलेंगे आज। सबसे पहला आर्टिकल देखें, 108। पिछले टर्न पर हमने बताया था, इस आर्टिकल की बात हुई थी। कहीं पर भी हम सेक्शन कह जाएं आर्टिकल को तो आप आर्टिकल ही समझिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, सेक्शंस नहीं होते। क्या कहता है अनुच्छेद 108? पहली बात, अनुच्छेद की वर्डिंग देखें। 108 अनुच्छेद में कहा गया है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आप लोगों से पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक कब होती है, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 108 में है संयुक्त बैठक का प्रावधान। होता क्या है इसमें एग्जैक्टली तीन बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बात, संयुक्त बैठक तब होगी जब दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है। कहने का मतलब है, एक सदन ने विधेयक को स्वीकार कर मतलब लाया सदन, और दूसरे ने उसको अस्वीकार कर दिया, तो संयुक्त बैठक होगी। दूसरी बात, अगर विधेयक पर जो संशोधन होना थे तो उस संशोधन पर दोनों सदन अंतिम रूप से सहमत नहीं हो पाए। कहने का मतलब है, कोई एक सदन कुछ कह रहा था, दूसरा सदन कुछ कह रहा था, दोनों सदनों की सहमति एक तथ्य पर नहीं हो पाई, तो संयुक्त बैठक होगी। फिर तीसरी और आखिरी बात है कि एक सदन क्या करे, विधेयक को पास करने के बाद दूसरे सदन को भेज दे, और दूसरा सदन क्या करे, 6 महीने के भीतर उसको पास ना करे, अपने पास रखे रहे, पेंडिंग में डाले रहे, और उसको पास ना करे 6 महीने तक। तो इन तीन दशाओं में क्या होगी, संयुक्त बैठक होगी। और पूछा जाता है आपसे कि संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, तो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है। ये बात बहुत ध्यान से आपको याद रखना है कि संयुक्त बैठक जो होती है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति बुला सकता है। उसके अलावा आर्टिकल 109 में आ जाइए, इसकी भी बात हुई थी पिछले टर्न पर। आर्टिकल 109 कहता है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। क्या विशेष प्रक्रिया है धन विधेयक के संबंध में? हमने पिछली बार भी बताया था कि जो धन विधेयक होते हैं वो राज्यसभा में कभी भी पुनर्स्थापित या नहीं लाए जाते हैं, इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते। सिर्फ और सिर्फ, चाहे धन विधेयक हो या कोई और वित्त विधेयक हो, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, पुनर्स्थापित होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110 क्या कह रहा है, धन विधेयक की परिभाषा। पूछा जाता है आपसे कि धन विधेयक की परिभाषा कहाँ है, तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। क्या कहता है अनुच्छेद 110? कौन कौन से धन विधेयक होते हैं, ये बात बताई गई है। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, बहुत सारी पॉइंट हैं। मेनली आपको याद रखना है, किसी भी कर का अधिरोपण करना हो, लागू करने को कहते हैं अधिरोपण, या उत्साधन करना हो, या परिहार करना हो, या उसमें परिवर्तन करना हो, या उसका विनियम करना हो, कोई नियम बनाना हो कर से संबंधित, तो ये सारे के सारे धन विधेयक के मामले होते हैं। या फिर इसके अलावा भी भारत सरकार किसी को उधार दे कोई धन, या उधार ले किसी से, या भारत की जो संचित निधि है, या फिर कोई भी ऐसी निधि जो भारत किसी को भारित कर रहा है, व्यय घोषित कर रहा है, या व्यय की रकम है कोई बढ़ाना घटाना, ये सब के सब क्या होंगे, धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे। फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है या वार्षिक विवरण है, वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में बताई गई है। एक मिनट, 112 से पहले 111 था। 111 अनुच्छेद देख लें। 111 अनुच्छेद में कहा गया है, विधेयकों पर अनुमति। पहली बात कि विधेयकों पर अनुमति कौन देता है, तो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति देता है। राष्ट्रपति ही विधेयक जब पास कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति ना दे दी हो।
इसमें एक खास बात बताई गई है अनुच्छेद 111 में कि धन विधेयक पर क्या कर, और किसी भी विधेयक पर हमने लिख दिया है ब्रैकेट में, राष्ट्रपति कोई भी अनुमति दे भी सकता है या रोक भी सकता है किसी भी विधेयक के मामले में। मगर धन विधेयक के बारे में एक विशेष बात होती है कि प्रथमता तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, धन विधेयक को रोक सकता है, मगर अगली बार फिर से राज्यसभा ने उसको संशोधन सहित या वैसे ही पास फिर से पेश किया राष्ट्रपति के सामने, तो अगली बार दोबारा जब राष्ट्रपति के सामने धन विधेयक आता है तब राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। वो अनुमति नहीं रोक सकते, उनको अनुमति देना ही देना पड़ेगी। ये कहलाता है अनुच्छेद 111। अब आ जाइए अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 एग्जैक्टली वार्षिक वित्तीय विवरण से मतलब वार्षिक वित्तीय बजट से या वित्तीय विवरण से संबंधित है, जिसको वार्षिक बजट भी कहते हैं। पूछा जाता है वार्षिक बजट किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 112 में। इसमें सिर्फ इतनी बात याद रखना है, इस बजट में बहुत सारी बातें होती। वार्षिक वित्तीय विवरण में सारे क्या खर्च हुआ, क्या कमाया, कहाँ से क्या आया, किससे ऋण लिया, किसको पेंशन दी, ये सारी बातें क्या होती हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण में होती हैं। फिर आप आ जाइए अनुच्छेद 117 में, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। ये कहता है अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में क्या होंगे। पहली बात, इस अनुच्छेद में बताया गया है कि वित्त विधेयक जो होते हैं उनके बारे में विशेष उपबंध ये है कि सबसे पहली बात तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरा स्थापित किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किया जाते हैं, और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, पुरा स्थापित किए जाते हैं, लाए जाते हैं। कभी भी वित्त विधेयक जो है राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा, ना वित्त विधेयक ना कोई धन विधेयक, और राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाएगा, सिफारिश से लाया जाएगा। ये दो बातें आपको याद रखना है वित्त विधेयक के बारे में। फिर एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है 123 123, बहुत विस्तृत क्वेश्चन बनता है 1 2 3 पर, 1 2 3 आर्टिकल पर, जो कि हमने आपको यहाँ डिटेल्ड पढ़ाया हुआ है। मेंस के लिए आता है, ये प्री में भी इसमें क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं तो प्री में भी बनता है प्रश्न। पहले समझ लें कि अनुच्छेद 123 की भाषा क्या है। संसद के विश्रांति काल होता है, मध्यावकाश, या जब रेस्टिंग पीरियड होता है, जब संसद जो है रेस्ट कर रहा होता है, मध्य का काल होता है। विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्या मतलब है इसका कि जब मध्यावकाश होता है, विश्रांति काल होता है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस मध्यावकाश में क्या कर सकता है, अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है, अध्यादेश को अगर आप इजी वर्ड्स में जानना चाहें तो ये आधा आदेश होता है, अध्यादेश, पूरा आदेश नहीं है, पूरा अभी रूल नहीं बना है, कानून नहीं बना है, सिर्फ एक आदेश है। क्या मतलब है इसका, पहला पॉइंट समझ ले 123 का, अनुच्छेद 123 का पहला पॉइंट या पहला उपअनुच्छेद। भाषा को ध्यान से समझ लीजिएगा आप। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा तो जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। कहने का मतलब है संसद के दोनों ही सदन क्या है, सत्र में नहीं है, और राष्ट्रपति को लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमको अध्यादेश पारित करना चाहिए, अध्यादेश प्रख्यापित करना चाहिए, अध्यादेश जारी करना चाहिए, और बिना अध्यादेश जारी किए हुए मामला बनेगा नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश क्या करेगा, प्रख्यापित कर देगा, अनाउंस कर देगा। फिर दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है, इस बात को भी ध्यान से समझें कि इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश, कहने का मतलब है जो राष्ट्रपति ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश जारी करेंगे तो उस अध्यादेश का भी वही प्रभाव होगा जो कि संसद द्वारा बनाए गए
नियम का होता, अधिनियम का होता। और ऐसा अध्यादेश क्या होगा, इस पर शर्त है, दो शर्तें हैं, दो कंडीशंस हैं। अध्यादेश को हमने ब्रैकेट में आधा आदेश लिख दिया है। दो बातें हैं। पहली का पॉइंट यह है कि संसद के दोनों सदन जैसे के समक्ष ये जो अध्यादेश पारित किया है राष्ट्रपति ने, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि संसद के पुनः संवेत होने, जब वो पुनः संवेत हो जाती है संसद, तो चूंकि उस वक्त प्रख्यापित किया था अध्यादेश जबकि वो सत्र में नहीं थी, और अगर जैसे ही वो सत्र में आ जाएंगी और सत्र में आने के बाद पुनः संवेत होने के 6 महीने के बाद ये अपने आप खत्म हो जाएगा। पहली बात कहने का मतलब है जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने प्रख्यापित किया है उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। उसके अलावा संसद के समक्ष रखने के अलावा क्या होगा, जैसे ही पुनः संवेत हो जाती है, पुनः एक्टिव हो जाती हैं संसद के दोनों सदन, तो संसद के दोनों सदनों के पुनः संवेत होने के, पुनः एक्टिव होने के 6 सप्ताह के बाद ये अपने आप खत्म हो जाएगा। मगर उससे पहले 6 सप्ताह से पहले अगर क्या किया है, दोनों सदनों के समक्ष चूंकि ये रखा जा चुका है और दोनों सदनों ने इसको अनुमोदन कर दिया है, नकार दिया है, मना कर दिया है। अनुमोदन होता अनुमति देना, अनुमोदन होता अनुमति ना देना। तो संसद के अगर दोनों सदनों के समक्ष रखा गया और दोनों सदनों ने 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसको क्या किया, नकार दिया, तो ये जैसे ही दूसरा सदन इसको नकारेगा उसी समय से ये इसका असर खत्म हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं बचेगा। खा पॉइंट में बात बताई गई है कि राष्ट्रपति किसी भी समय इस अध्यादेश को वापस ले सकेगा। तीसरी और आखिरी बात बताई गई है, क्योंकि चौथा जो उपअनुच्छेद है उसको हटा दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है, ओमिटेड है। तीसरी और आखिरी बात बताई गई है अनुच्छेद 123 में, यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है, तो वहां तक वो अध्यादेश शून्य होगा। कहने का मतलब है राष्ट्रपति ने कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया है जिसको अध्यादेश को पारित करने की, जिस अधिनियम को बनाने की संसद की शक्ति नहीं थी, तो ऐसा अध्यादेश क्या होगा, उस सीमा तक शून्य है जिस सीमा तक संसद को शक्ति नहीं है ऐसा अधिनियम बनाने की। ये बात ध्यान रखेंगे। फिर ये आपकी अध्याय 3 खत्म हो गई। अध्याय 4 जो है आपकी संघ की न्यायपालिका से संबंधित है। अभी तक आप कार्यपालिका पढ़ रहे थे, संसद पढ़ रहे थे। अब संघ की जो है न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से लेकर 127 तक चलेगी। 124 धारा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आती है, मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स में भी कई क्वेश्चन बनते हैं बीच से यहाँ से। इसलिए जितने भी मेंस के क्वेश्चन हैं उनको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें जो मेंस के आंसर्स हैं, क्योंकि उनके बीच से प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं। अब चूंकि प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन ऊपर से नहीं, सरफेस से नहीं आते, इसलिए आपको कोई भी अगर जुडिशरी एग्ज़ाम या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अच्छे से डीप नॉलेज लें, प्री और मेंस को एक साथ पढ़ के चलें। ये मैटर हम इस तरह से सफिशिएंट बना रहे हैं कि अगर आप इस मैटर को पढ़ेंगे तो आपका प्री और मेंस दोनों ही तैयार हो जाएगा और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और हर पीडीएफ में, जैसा कि हम बता चुके हैं, हर वीडियो में पीडीएफ हमने लगाया हुआ है। अनुच्छेद 124 एग्जैक्टली उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। होता क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित पहला उपबंध देख लें हम। पहले पॉइंट में बताया गया है अनुच्छेद 124 के कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि ना बनाए तब तक 7 जो शुरुआती दौर था जब संविधान लागू हुआ था, तो उस समय जो थी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 7 थी, मतलब एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 न्यायमूर्ति। वर्तमान समय में जो सैंक्शन संख्या है वो 35 है, 34 + 1।
हालांकि जब हमने नोट्स लिखे थे तो 33+1 थे। इस टाइम आपके जो उच्चतम न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या 34+1 है। 34 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश आपको पता होगा, जी हाँ बिल्कुल, DY चंद्रचूड़ जी हैं, CJI ऑफ इंडिया। कुल मिला के अब सैंक्शन संख्या जो है उच्चतम न्यायालय की 35 है, 34+1, और वर्तमान जब ये लागू हुआ था कानून तब 7 थी, 7+1। दूसरे पॉइंट में बताया गया है उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से होगा क्या। दूसरे पॉइंट में ये बात बताई गई है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और राष्ट्रपति ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जिसे वो आवश्यक समझे, और जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे क्या करेगा, मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में परामर्श कर सकता है। और ये न्यायाधीश जितने भी उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जाएंगे वो अपनी 65 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहेंगे, उनका रिटायरमेंट 35 साल के बाद होगा। तीसरे पॉइंट में बताई गई है बात कि कौन लोग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लायक होंगे, क्या क्वालिफिकेशंस हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। तो पहली बात तो है कि भारत का वो नागरिक हो। उसके अलावा का पॉइंट में बताई गई है बात कि उस व्यक्ति ने किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। कहने का मतलब है भारत का नागरिक होने के अलावा वो व्यक्ति क्या हो, उच्च न्यायालय का या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। या फिर दूसरी बात क्या है खामे कि किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तीसरी, ये सारी बातें या करके हैं, या तो उच्च न्यायालय का 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, या उच्च न्यायालय का 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, या फिर तीसरी बात राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है। इस तीसरे पॉइंट को बहुत खास समझ लें आप कि अगर इस क्वेश्चन भी आता है कि कौन किस न्यायालय का न्यायाधीश ऐसा नियुक्त किया जा सकता है जो कि अधिवक्ता ना हो, तो अगर तीसरे पॉइंट को आप जो खंड 3 है उसका उपखंड ग देखेंगे आप, तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है। अगर राष्ट्रपति की नज़र में कोई आदमी ऐसा है कि राष्ट्रपति को लग रहा है ये विधि का ज्ञाता है, तो ज़रूरी नहीं है वो वकील हो, ज़रूरी नहीं है वो जज हो, उस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना सकता है। कहने का मतलब है अगर हम संविधान को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अधिवक्ता होना जरूरी नहीं है। ये पूछा जाता है प्रश्न कि किस न्यायालय का न्यायाधीश ऐसा भी नियुक्त हो सकता है जो अधिवक्ता ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ऐसा हो सकता है कि जो अधिवक्ता ना हो मगर राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो, पारंगत विधिवेत्ता हो, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं। हालांकि अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नियुक्त नहीं किया गया है जो अधिवक्ता ना हो या जज ना हो और उसको राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाया हो। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई उच्चतम न्यायालय के कोई भी जो न्यायाधीश है उसको हटाना बहुत लगभग नामुमकिन सी बात है। उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को आप पद से तभी हटा सकते हैं, 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, या तो साबित कदाचार या फिर असमर्थता। कहने का मतलब है कदाचार साबित हो जाए कि ये कदाचार के दोषी हैं, या फिर असमर्थ हैं, तभी आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और कौन हटा सकता है और कैसे हटा सकता है ये बहुत पेचीदा बात है। तो इसको हटाने के लिए क्या होगा, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा
तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। कहने का मतलब है आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को तब तक नहीं हटा सकते जबकि संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनके बहुमत ने एक प्रस्ताव पारित किया हो और उस प्रस्ताव को उस दोनों सदनों की जो मौजूदगी सदस्यों की है उसके बहुमत से पारित किया गया हो। उसके अलावा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या द्वारा उस जो बहुमत द्वारा समावेदन किया गया था उसको समर्थित किया गया हो कि हम सहमत, हम इससे राजी हैं, और उस समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के सामने आपको पेश करना पड़ेगा उसी सत्र में। एक ही सत्र में ये सारे काम होना चाहिए और उसी सत्र में राष्ट्रपति को आदेश भी दे दे कि इस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना चाहिए। कहने का मतलब है एक ही सत्र में दोनों सदन के बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव पारित होगा, उस बहुमत के प्रस्ताव को दोनों सदन के 2/3 सदस्य जो हैं उपस्थित हो, इसमें ये बात आपको ध्यान रखना है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 हो और ये 2/3 सदस्य उस समावेदन को समर्थित कर दे और वो समावेदन राष्ट्रपति के सामने एक उसी सत्र में पेश कर दिया जाए और राष्ट्रपति उसी सत्र में क्या करे, उस पर आदेश पारित कर दे, तभी आप क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं हटा सकते। यही प्रक्रिया बिल्कुल है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की, इसीलिए ना ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा पाना आसान है, ना ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाना आसान है। बहुत टिपिकल काम है। फिर एक बात पूछी जाती है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है और कब की जाती है। तो होगा क्या, अगर जो मुख्य न्यायमूर्ति है वो किसी आकस्मिकता के कारण मान लीजिए मर जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एक कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कर देगा। मान लीजिए मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है या रिटायर हो गए या कोई ऐसा इमरजेंसी आ गई तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एक एक्टिंग चीफ जस्टिस को नियुक्त कर देगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को। उसके अलावा आ जाइए आप अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ कहते हैं एड हॉक। एड हॉक मतलब होता क्या है, और ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है मुख्य न्यायमूर्ति, मगर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करता है। कब करता है, जब मुख्य न्यायमूर्ति को लगता है कि उसके लिए जो काम करने वाले न्यायाधीश हैं वो पर्याप्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए योग्य हों, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की अर्हताएं रखते हों, क्वालिफिकेशंस रखते हों, एलिजिबिलिटी रखते हों, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश के तौर पर क्या करेगा, मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करेगा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, और ऐसे न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश कहलाएंगे। इनको हालांकि बाकी सारे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन सारी शक्तियों से, इन सारी शक्तियों को इन्हें नहीं, मतलब शक्तियां होंगी मगर सारे लाभ उनको नहीं मिलते हैं। फिर आप आ जाइए अनुच्छेद 129 में 129 अनुच्छेद कहता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय हम बता चुके हैं, ऐसा कोई न्यायालय जो अपने अवमान के लिए दंड दे सकता हो, ऐसे न्यायालय को क्या कहते हैं, अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, ये बात बताई गई है अनुच्छेद 129 में 129 में। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ आया था, आप ध्यान रख लीजिएगा। ये केस लॉ एग्जैक्टली प्रशांत भूषण ये रिट हुई थी प्रशांत भूषण के खिलाफ। प्रशांत भूषण बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 2020 का केस था। इन पे इन्होंने अवमानना का चार्ज लगाया गया था और इनसे कहा गया था अगर ये माफ़ी मांग लेंगे तो इनको माफ़ कर दिया जाएगा, मगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी तो इन पे 1 रुपये का जुर्माना लगा था। इम्पोर्टेंट केस था, बहुत मीडिया में चला था ये प्रशांत भूषण
प्रशांत भूषण करके, 2020 का केस है। फिर अब अधिकार अनुच्छेद 131 में आ जाए, 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। क्या क्या अधिकारिताएं हैं उच्चतम न्यायालय को, ये देख लें हम। तो क्या करता है उच्चतम न्यायालय, पहले पॉइंट में बात बताई गई है कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। दूसरी बात, एक और भारत सरकार है और उसके साथ कोई राज्य है या कई राज्य हैं, और दूसरी तरफ क्या है, एक या अन्य राज्य हैं, तो इनके बीच अगर कोई विवाद है तो उच्चतम न्यायालय इसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तीसरी और गा पॉइंट में बताया गया है, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद को क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय सुलझाएगा। ये कहलाती है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यही है। फिर इसके बाद आप आ जाइए, 131 हो गया आर्टिकल आपका, ये 123 ये हमने आपको मेंस में पढ़ाया था, 123 और 124 मेंस के हिसाब से पढ़ाया था। फिर आप 132 में आ जाइए, आर्टिकल 132 इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगी, अपील की बात होगी। अनुच्छेद 132 में बताया गया है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। कहने का मतलब है उच्च न्यायालय के को जो भी भारत के अंदर जो भी उच्च न्यायालय हैं उनके चाहे सिविल मामले हों, दांडिक मामले हों या कोई अन्य कार्रवाइयाँ हों जिनमें उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया हो, डिक्री दिया हो या अंतिम आदेश दिया हो, उन सब मामलों की अपील कहाँ होगी, उच्चतम न्यायालय में होगी। फिर आप आ जाइए अनुच्छेद 133 में, ये तो जनरल बात हो गई, कोई भी केस हो। अब 133 में बताया जाएगा सिविल मामलों के बारे में, 134 में बताया जाएगा दांडिक मामलों के बारे में। क्या है कहने का मतलब, अनुच्छेद 133 कहता है उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। कहने का मतलब है जो उच्च न्यायालय के सिविल मामले हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, डिक्री दिया है या अंतिम आदेश दिया है, तो ऐसे मामलों की क्या होगी, अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। और क्यों, किन बातों पर होगी, इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है। पहली बात है कि उच्चतम न्यायालय में यूं ही अपील नहीं होती है, उच्चतम न्यायालय में अपील दो बातों पर होगी। पहली बात यह है कि उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सार्वजनिक प्रश्न है। कहने का मतलब है कोई ऐसा मसला आ गया है जिसको उच्च न्यायालय सॉल्व नहीं कर पा रहा है, कोई विधि का इतना व्यापक महत्व का कोई प्रश्न है जिसको उच्च न्यायालय सॉल्व करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे मामले की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। दूसरी बात खा पॉइंट में बताई गई है कि उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाना आवश्यक है। कहने का मतलब है कोई ऐसा प्रश्न है कि उच्च न्यायालय को लग रहा है कि इसका निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय ही सही से दे पाएगा, हम इतने सक्षम नहीं है, तो ऐसे मामलों में ऐसे निर्णय या डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। इसमें एक बात याद रखिएगा कि दांडिक मामलों से संबंधित अनुच्छेद 134 है और सिविल मामलों से संबंधित अनुच्छेद 133 है। अब आ जाइए अनुच्छेद या आर्टिकल 134 में, 134 में क्या कहता है, अनुच्छेद 134 सॉरी, दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। क्या हुआ है मैटर कि कोई क्रिमिनल केस था जिसका निर्णय या अंतिम आदेश या दंडादेश उच्च न्यायालय ने दिया है, तो ऐसे उच्च न्यायालय के आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। किन बातों पर, इनमें भी आपको तीन बातें याद रखना है, 3 पॉइंट याद रखना है। पहली बात क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त को दोष मुक्ति के आदेश को उलटकर मृत्यु दंडादेश दे दिया है। कहने का मतलब है अगर उच्च न्यायालय ने अपील सुनते वक्त किसी ऐसे अभियुक्त को जिसको विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया था, ऐसे अभियुक्त को जो विचारण न्यायालय का निर्णय था, दोष मुक्ति का निर्णय जो विचारण न्यायालय का था, उसको उलट दिया उच्च न्यायालय ने, और ऐसे अभियुक्त को
मृत्युदंड दे दिया, तो ऐसे निर्णय की या अंतिम आदेश की या दंडादेश की अपील क्या होगी? उच्चतम न्यायालय में होगी। दूसरी बात, उच्च न्यायालय ने क्या किया हो, किसी मामले को अपने पास मंगाया हो, क्योंकि उच्चतम न्यायालय पुनरीक्षण के लिए अपने पास मामले मंगा लेता है, तो अपने पास कोई मामला मंगाया हो उसने, और उस मामले में जो उसने अपने पास मंगाया था उसमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड का से दंडादेश दे दिया, मृत्युदंड दे दिया, तो ऐसे आदेश की अपील भी उच्चतम न्यायालय में होगी। तीसरी और आखिरी बात ये याद रखना है आपको कि उच्च न्यायालय क्या करे। अभी हम आपको आगे एक जस्ट यहीं के बाद एक अनुच्छेद पढ़ाएंगे, एक अनुच्छेद 134 का। उच्च न्यायालय क्या करे, ये प्रमाण पत्र दे दे अनुच्छेद 134 का के अनुसार कि इस मामले को निपटाना है उच्चतम न्यायालय को, ऐसा प्रमाण पत्र दे दे, तो ऐसा प्रमाण पत्र के साथ क्या होगी, अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। अब 134 का समझ लीजिए अनुच्छेद को। अनुच्छेद 134 का कहता है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र क्या होगा। उच्च न्यायालय, ये पूछा जाता है आप लोगों से कि उच्च न्यायालय कब प्रमाण पत्र देता है, कि आप जो है ये प्रमाण पत्र ले जाइए और उच्चतम न्यायालय को ये दीजिएगा तो उच्चतम न्यायालय में आपकी अपील हो जाएगी। तो ऐसा प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय क्या करेगा, दो बातों पर आधारित होता है ऐसा प्रमाण पत्र। दो बातें अगर उच्च न्यायालय को लगती हैं तो वो क्या करता है, एक प्रमाण पत्र देता है अनुच्छेद 134 का के अनुसार कि आपकी अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। इन दो बातों में से पहली बात है, यदि उच्च न्यायालय ऐसा ठीक समझे तो वो स्वप्रेरणा से, कहने का मतलब है उच्च न्यायालय को लगता है कि इसकी अपील आप क्या करिए, उच्च न्यायालय में करिए, उच्चतम न्यायालय में करिए, तो स्वप्रेरणा से एक प्रमाण पत्र बनाएगा कि इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। दूसरी बात, अगर व्यथित पक्षकार या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति मौखिक आवेदन करे कि साहब हमारी अपील जो है उच्चतम न्यायालय में करा दीजिए, तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय उस मामले को प्रमाण पत्र, उस मामले से संबंधित एक प्रमाण पत्र जारी कर देगा और उस व्यथित पक्षकार के आवेदन पर दिया गया जो प्रमाण पत्र होगा वो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए पर्याप्त होगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 137, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पुनर्वलोकन। जैसा कि आप जानते हैं पुनर्वलोकन में क्या होता है, कोई भी न्यायालय, कोई भी का मतलब उच्चतम न्यायालय अपने ही द्वारा दिए गए निर्णयों को फिर से देखता है, तो इसको कहते हैं पुनर्वलोकन। कहने का मतलब ये है, और उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, एक अनुच्छेद 145 के अनुसार, अभी हम अनुच्छेद 145 भी आपको बता देंगे। 145 अनुच्छेद में एग्जैक्टली न्यायालय के नियम आदि की बात हुई है, तो उन नियमों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, अपने दिए हुए निर्णय को फिर से देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमसे कहीं त्रुटि हो गई हो, और उस त्रुटि को संशोधित भी कर सकता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था अक्षय कुमार सिंह बनाम राज्य कौन सा था, एनसीआर दिल्ली था, 2019 का जो निर्भया केस था उससे संबंधित पुनर्वलोकन दाखिल किया गया था उच्चतम न्यायालय ने। और इस केस में अक्षय कुमार सिंह बनाम राज्य दिल्ली एनसीआर में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि हमने सारे पहलुओं पर विचार कर लिया है और आपकी पुनर्वलोकन की जो आवेदन है पुनर्वलोकन का वो हम निरस्त करते हैं। पुनर्वलोकन जैसी कोई भी बात आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी, हम आपके मामले को निरस्त करते हैं। उसके अलावा आ जाइए अनुच्छेद 139 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेक्शंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 139 का कहता है कुछ मामलों का अंतरण। क्या मतलब है, उच्चतम न्यायालय को हर उस मामले को अंतरित करने का अधिकार है जो कि
उच्चतम न्यायालय को लगता है कि इसमें विधि का समान या सारता समान कोई प्रश्न अंतर्वलित है। कहने का मतलब है उच्चतम न्यायालय को लगता है कि विधि का कोई प्रश्न इसमें अंतर्वलित है, कोई ऐसी विधि का पॉइंट है जिससे हमें क्या करना चाहिए, इस मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरित करना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय चाहे हाई कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरित कर सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंतरित कर सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरित कर सकता है। कोई लिमिटेशन नहीं है उच्चतम न्यायालय के अंतरण पर। उच्चतम न्यायालय चाहे किसी भी मामले को किसी भी न्यायालय से लेकर किसी भी न्यायालय को अंतरित कर सकता है। फिर अनुच्छेद 141 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आवद्ध कर होना। कहने का मतलब है जो उच्चतम न्यायालय विधि बनाएगा वो भारत में सारे न्यायालयों पर आवद्धकारी होगी। सारे न्यायालयों को उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई विधियों का अनुसरण करना होगा। फिर अभी हमने बताया था कि अनुच्छेद 145 के बारे में बताएंगे। तो अनुच्छेद 145 में उच्चतम न्यायालय को बहुत बड़ी पावर दी गई है कि वो क्या करे, विधि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए कोई भी जो भी विधि व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति हैं, अपीलों से संबंधित मामले हैं या फिर कोई भी न्यायालय से संबंधित बात है, उन सब के मामले में, उन सब के से संबंधित मामलों में क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय नियम बना सकता है। उसके बाद आप आ जाइए अनुच्छेद 148 में। पूछा जाता है आप लोगों से भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको आप क्या कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में बताए गए हैं। वर्तमान समय में जो हमारे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं वो जीसी मुर्मू जी हैं। इसको ध्यान से इंग्लिश में समझ लीजिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 148। इस तरह से हमने आपको ये पूरा मैटर दे दिया। यहाँ पर आपका जो भाग 5 था ये कंप्लीट हो चुका है, संघ से संबंधित मामला कंप्लीट हो चुका है। अगले टर्न पर आप क्या करेंगे, राज्य से संबंधित पूरा मैटर पढ़ेंगे। पूरा राज्य का हम मैटर एक ही टर्न पर पढ़ा देंगे। इसीलिए इससे पहले का यहाँ तक का पूरा जो संघ का मैटर है वो सब आप याद कर लीजिएगा। जब आपको संघ का मैटर याद होगा तो आपको राज्य का मैटर समझ में आराम से आ जाएगा, क्योंकि राज्य में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं जो संघ में आप पढ़ चुके होते हैं। राज्य में आपको सिर्फ हल्का सा हिंट देंगे हम आपको और आप समझ जाएंगे। ये मैटर भारत में होने वाली सारी परीक्षाएं, चाहे वो HJS की हो, APO की हो या PCSJ की हो या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर आप LLB कर रहे हो, पर्याप्त मैटर है। प्री प्लस मेंस पे बेस्ड ये सीरीज़ है, इसलिए इस मैटर को आप खुद भी याद करिए और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक इस मैटर को पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले 3 टर्न 7, 8 और 9 3 टर्न में हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा करा देंगे अगले 3 टर्न में। इसलिए अगले 3 टर्न जो होंगे थोड़े लेंदी होंगे, आप लोगों के 1 घंटे तक के भी हो सकते हैं। इसलिए आप तैयार रहिए पूरा मैटर पढ़ने के लिए और मैटर को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।